हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे मैग्नेट ब्रेन्स ऐप, जिसे MB ऐप भी कहा जाता है, इसे आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मोबाइल में भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लेकर के आया है बुक्स और ई बुक्स का कंसेप्ट। यानी अगर आपको अपने कोर्स से संबंधित स्पेशल यानी विशेष तरह के नोट्स की आवश्यकता है जो आपकी परीक्षाओं में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा बनाए गए इन बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाले नोट्स को मंगवा सकते हैं। इन किताबों को, बुक्स को मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे आप फॉर्म भरोगे वो नोट्स जो है आपके एड्रेस तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इन नोट्स का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि विशेषकर आप ही लोगों के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम लोग इतिहास विषय कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबंधित है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति जब भारत में हुई, तो इस 1857 की क्रांति से पहले भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्राउन राज की शुरुआत हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारा वो मूवमेंट था, हमारा वो स्ट्रगल या रेवोल्यूशन था, जिसके चलते सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले ली और इसी को ब्रिटिश राज या क्राउन राज भी कहा गया। तो उसके अंतर्गत भारत में क्या बदलाव है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका नाम है शिक्षा और जन सुविधाएं। अगर आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजों ने भारत में क्या दिया, अंग्रेजों की क्या देन है, तो शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने काफ़ी सारे बदलाव किए और जन सुविधाओं में भी अंग्रेजों की भूमिका कहीं ना कहीं रही है, जिसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे कह ही सकते हैं। आइए एक एक करके इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की जो नीति बनाई थी, सन 1835 में पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति बनाई गई थी और लॉर्ड मैकाले साहब जो थे उस समय उन्होंने ये नीति लेकर के आए थे। तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का मतलब क्या था? देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेज हमारे लिए ये बहुत बेहतर सोच रहे थे कि इनको अंग्रेजी में शिक्षा दो। कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे अंग्रेजों का अपना एक अलग ही उद्देश्य था। आइए उस उद्देश्य को भी समझते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि अगर इन भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए तो हम इस भाषा के माध्यम से उनके अंदर ये चीज़ भी डाल देंगे कि हम सही कर रहे हैं, ये गलत है, तो वो उनके समर्थक हो जाएंगे। यानी अपनी भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, मैंने आपको बताया ना कि 1835 में लॉर्ड मैकाले साहब ने किया था। तो लॉर्ड मैकाले ने जब ये अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति और अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने की नीति बनाई, तो उसका यह उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे, दिखने में भारतीय होंगे, भारतीय ही लोग कहलाएंगे, लेकिन इनकी अंतरात्मा में ब्रिटिश शासन इस तरीके से आ जाएगा कि ये कभी भी हमारे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा किए गए कारनामों का विरोध नहीं करेंगे। और ऐसे बुद्धिजीवियों की जरूरत है, क्योंकि यही लोग 2 लोग 4 लोगों को और समझाएंगे। ऐसा करते करते पूरे भारतवासियों में ब्रिटिश शासन के प्रति एक प्रेम जाग जाएगा और इस बात के वो समर्थक हो जाएंगे कि जो कर रहे हैं वो सब सही है। तो इसलिए वो पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लाना चाहते थे। बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षा की। तो ये आखिरकार पाश्चात्य शिक्षा क्या है? क्या ये हमारे भारत के प्राचीन तरीकों से अलग है? दोस्तों, एक चित्र के माध्यम से ही आप समझ जाओगे। जो भी लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो इस चित्र को देखकर बखूबी समझ सकते हैं कि ये किस तरह के हालात शिक्षा के थे। दोस्तों, ये हमारी परंपरागत शिक्षा का एक प्रकार है, जिसमें एक व्यक्ति जो है, एक टीचर है, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे आपको यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं, जिनके पास न बैठने की जगह है, ये पैर पर ही बैठे हुए हैं कुछ लोग, और
जगह भी साफ़ सुथरी नहीं है, कोई स्कूल भी ढंग का नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन ये सारे के सारे लोग गरीब लोग नहीं हैं, ये बच्चे कोई गरीब परिवार से नहीं है, ये सब अभिजात वर्ग के हैं, मतलब उच्च ऊपर अपर कास्ट के लोग हैं। अपर कास्ट के बच्चों का हालात भारतीय शिक्षा में उस समय इतना था, तो सोच सकते थे कि फिर लोअर क्लास यानी निचली जातियों के साथ शिक्षा का क्या हो रहा होगा, क्या उनको शिक्षा दी ही नहीं जा रही होगी। तो ऐसे लोगों को जिनको शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती, ऐसे लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से बदलना चाहते थे। ईसाई धर्म के मिशनरीज उनको लाभ का लालच दे करके उनको धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो हमारे देश में सबसे मेन कारण यही रहा कि पाश्चात्य शिक्षा के आने से बहुत सारे बदलाव हो गए। कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश में पाठशाला, मकतब, मदरसे, ये सब हमारे पारंपरिक शालाओं के प्रकार हैं। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्गों के लिए ही सीमित होती थी। हायर एजुकेशन जो लेना होती थी वो केवल और केवल अमीर लोगों के लिए थी। उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान आदि का अध्ययन करते थे। जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो हर एक भाषा को पढ़ते थे, संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून की भाषा, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान आदि का अध्ययन करते थे। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी, यानी जब अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए आए तो उससे पहले भारत में इस तरीके की परंपरागत शिक्षा चल रही थी, जिसमें जाति के आधार पर शिक्षा देने या न देने पर भेदभाव किया जाता था और शिक्षा का अधिकार केवल कुछ वर्गों तक ही सीमित था। पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान, हमारे देश में तो पारंपरिक शिक्षा चल रही थी, लेकिन विदेशों में यानी यूरोप में उस समय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हो गई थी। तो इसी वजह से पाश्चात्य जगत के नए विचारों, आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर अंग्रेजों को अपनी शिक्षा भारतीयों को सिखानी होगी तो अंग्रेजी ही एक माध्यम हो सकता था। तो पाश्चात्य शिक्षा वही थी जिसमें केवल शास्त्रों की बात नहीं होगी, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बात होगी, उसमें विज्ञान की बात होगी, तर्कशास्त्र की बात होगी। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ, बल्कि भारत में ईसाई धर्मों ने भी इस आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि आधुनिक शिक्षा लेकर के आने में अंग्रेज सरकार का योगदान रहा, तो केवल अंग्रेज सरकार का ही नहीं बल्कि इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ईसाई धर्म प्रचार भी बाकायदा भारत में रहकर भारतीयों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, अपनी विचारधारा उनसे शेयर कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों को इस बात का डर तो था कि अगर ईसाई मिशनरीज भारतीय लोगों के संपर्क में आए तो ये अपने धर्म का प्रचार जरूर करेंगे और हिंदू और मुस्लिम भारतीयों को ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, और उन्होंने बखूबी ये काम किया भी। दोस्तों उस समय प्राचीन समय में ये इंग्लैंड के शिक्षण संस्थान का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इंग्लैंड में कुछ इस तरीके से पढ़ाई हो रही थी और हमारे देश में अभी जैसे मैंने बताया कि किस तरह से पढ़ाई हो रही थी, ये डिफरेंस था हमारी पढ़ाई में और अंग्रेजों के यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही थी उसमें डिफरेंस ये था। अंग्रेजों ने भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, अब देखते हैं कि जब भारत में आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व स्थापित होने लगा, ज्ञान विज्ञान की बातें होने लगी, यूरोपीय विचार जो नवीन विचार थे उनका समावेश भारतीय लोगों के अंदर होने लगा, तो फिर उसका प्रभाव भी तो होगा, कुछ तो बदलाव आया होगा। तो भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी के आरंभ में हुआ। जब मैं बोलता हूँ 19वीं सदी तो ये कौन सा हो गया, सन 1800 से शुरू होता है और 1899 तक पूरी 19वीं सदी चलती है, तो पूरी 19वीं सदी थी। और उदारवादी आंग्ल शिक्षा, ये जो शिक्षा थी इनकी, इन्हें अंग्रेजी शिक्षा को हम लोग आंग्ल शिक्षा कहते थे और ये काफ़ी लिबरल थी, उदारवादी थी। शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट होने लगा, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। तो अगर ये होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे तो बढ़ेंगे। केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से और केवल जो पारंपरिक शिक्षा लेने से तो आप जीवन कैसे जीना है सीख जाओगे, लेकिन जीवन जीने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, कोई कमाई का जरिया होना चाहिए। ये हमें पाश्चात्य शिक्षा ने रोजगार लेने के लिए कुछ चीज़ें बताई। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। भारत में जब विश्वविद्यालयों की अलग अलग जगह अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी तो उनमें एक विज्ञान अलग से
विज्ञान विभाग बनाया गया ताकि तकनीकी ज्ञान विज्ञान के बारे में बच्चों को, भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराया जाए, ताकि भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसमें सुधार हो जाए, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति भारत में चल रही थी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था, और ये डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में इनका काफ़ी अच्छा काम रहा, योगदान रहा। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। मतलब भारत में कहीं ना कहीं एक ऐसी एसोसिएशन होगी जो भारत में विज्ञान की खेती पर, मतलब विज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। इस नामक संस्था का उन्होंने गठन किया था। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई। 20वीं सदी का तीसरा दशक मतलब 1930 की बात हो रही है, तो 1930 के दशक के आसपास की बात है जब हमारे देश में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की। वो लगातार इसकी बैठकें होती और हम लोग साइंस के क्षेत्र में क्या आगे बढ़ रहे हैं, क्या आगे काम कर रहे हैं, और जिन लोगों ने साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया उन्हें पुरस्कृत भी करती थी। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, इनके नाम जरूर आपने सुने होंगे। मेघनाथ साहा, बिरबल साहनी जैसे वैज्ञानिकों ने पूरे देश विदेश में ही नहीं, अपने देश में तो ठीक है, देश विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट रहे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, जैसे सीवी रमन साहब को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुए, यानी साइंस में इतना अच्छा काम किया था उन्होंने। सीवी रमन साहब को भौतिकी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिल गया था, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था। श्रीनिवास रामानुजन की थ्योरी गणित में काफ़ी प्रचलित हुई थी। विश्वेश्वरैया एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर हुआ करते थे भारत के, जिनके नाम पर नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाते दोस्तों हम लोग। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान भारतीय वैज्ञानिक थे, तो कहीं ना कहीं विश्वेश्वरैया, रामानुजन, सीवी रमन, प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु, ये सारे के सारे वे लोग थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उस समय भी ख्याति अर्जित की थी, और ये पाश्चात्य शिक्षा ही ग्रहण इन्होंने की, उसके द्वारा ही सब कुछ हो पाया। इसका मतलब साफ था कि भारतीय शिक्षा में वो ताकत नहीं थी जिससे कि व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान के समीप लाकर खड़ा कर सके। हमारे ज्ञान, जो पारंपरिक ज्ञान होता था, वो केवल जीने के सलीके तरीके सिखाता था, और किस तरह से एक अच्छा बेहतर जीवन होना चाहिए वो हमें शिक्षा देता था। कुछ गलतियां थी हमारे पाश्चात्य शिक्षा में, जहाँ पर कुछ कंजर्वेटिव, कुछ रूढ़िवादी सोच भी वहाँ पर थी, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा काफ़ी उदारवादी थी, जिसने ये सारी की सारी सोच को ख़त्म कर दिया और समाज में जातिगत भेदभाव को मिटाकर, धार्मिक भेदभाव को मिटाकर, लिंग आधारित भेदभाव को मिटाकर एक शांतिपूर्ण और समानता और समतापूर्वक समाज की स्थापना करने पर बल दिया पाश्चात्य शिक्षा ने। जन सुविधाओं में वृद्धि, जन सुविधाओं के लिए भी अंग्रेजों ने काफ़ी अच्छा काम किया। भारत में जन सुविधाओं की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी वीक थी। अंग्रेजों की बदौलत थी कि हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन को, थोड़ा सा यातायात को गति मिली। और आइए समझते हैं उसके बारे में। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश में धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार के जीवन में हस्तक्षेप करने की न करने की नीति अपनाई। शुरुआत में 18वीं शताब्दी तक तो अंग्रेजों ने भारत के किसी भी माल में हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इसी बीच 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया, जो कि हमारी सांस्कृतिक कल्चर से जुड़ा हुआ था, इसको खत्म कर दिया। 1843 में दास प्रथा को खत्म किया, जो सालों से हमारे देश में चली आ रही थी। 1843 के अलावा 1856 में विधवा पुनर्विवाह को किया, जो कि हमारे समाज से जुड़ी हुई थी, और 1929 में बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगा। ये सब काम अंग्रेजों ने किए थे। तो उन्होंने धीरे धीरे हमारी संस्कृति और हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। उन्होंने बोला कि हम आपके रीति रिवाजों को, जो गलत चीज़ें उनको तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपको आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपका शोषण कर रहे हैं या आपको परेशान करने के लिए, हम भारत को गति प्रदान करने के लिए आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। और इस नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई, जिससे आवागमन तो तेज हो सके और साथ ही साथ व्यापार को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले।
मैं आपको बता दूं कि लाल डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, लगभग आई थिंक 16 अप्रैल 1853 की बात है, जब मुंबई से ठाणे के बीच में एक रेल चली थी, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में, लगभग 31 किलोमीटर लंबी रेल थी। इस ट्रेन का नाम भी है दोस्तों ब्लैक ब्यूटी, पहली ट्रेन चली थी ब्लैक ब्यूटी। भारत में पहली बार ट्रेन की शुरुआत अंग्रेजों ने की, उसके बाद तो अंग्रेजों ने मानो कि हजारों किलोमीटर की लाइन बिछा दी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों की देन, भाई अंग्रेजों ने भले ही शोषण किया हो लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। हमारे देश में जब अंग्रेज गए थे तो लगभग ऐसा था कि 56,000 किलोमीटर के आसपास की कुछ रेलवे लाइन थी, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 2022 तक भी 70,000 भी नहीं हो पाई होगी। तो लगभग हमारे के 12-15 हज़ार किलोमीटर, मतलब 56,000 50,000 किलोमीटर वो डाल के चले गए लाइन, और हमसे 10,000 20,000 भी नहीं पूरी हुई। तो ये तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उनके समय में ज़्यादा विस्तार जबकि वो तो 1853 से शुरू किया था। आज़ादी के 70 साल के बाद भी आप भारत में इतना अच्छा ट्रेन में सुधार नहीं कर पाए जितना कि अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज जो थे वो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग थे और उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी। वो भारत की जो गर्मी है, बहुत तेज गर्मी होती है, इसे वो सहन नहीं कर सकते थे, वो आदत में नहीं था उनके। अतः उन्होंने अपने अपने परिवारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नए नगर जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग ये इन्होंने बसाए हैं। पहले ये पूरे खाली पड़े हुए थे, पहाड़ी रीजन है, तो अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को बसाया क्योंकि ये क्षेत्र उनके देश के जैसे थे, ठंडे ठंडे। अंग्रेजों ने भारत में नहर, कुएं आदि का भी निर्माण किया ताकि खेती को बहुत अच्छा बढ़ावा मिले, और जब खेती अच्छी होगी तो उन्हें भू राजस्व की प्राप्ति भी अधिक से अधिक हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो टैक्स वसूल करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में नहर और कुओं के निर्माण करवाया। यूरोप में चिंतन, यूरोप में एक नई विचारधारा फैली, तो यूरोप में चिंतन हुआ। तो ये चिंतन आखिरकार क्या था? यूरोप में इस समय मतलब जब देश में ये पाश्चात्य शिक्षा का काम हो रहा था, तो इस समय देश में यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था, और वो जो चिंतन था और चिंतन की अवधारणा था वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। यानी अब यूरोप में एक ऐसा चिंतन आने लगा था जिसमें ये कहा गया कि हम किसी चीज़ को तभी मानेंगे जब उसके पीछे कोई फैक्ट हो, जब उसके पीछे वास्तव में कोई चीज़ है कि ऐसा तथ्य परक हो। हम अंधविश्वासी और दकियानुसी रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करेंगे, जो सही है तो प्रूफ करके दिखाओ, बिना प्रूफ के नहीं मानेंगे। जिसका अर्थ है कि केवल वही बात सही मानी जाएगी। कौन सी बात सही मानी जाएगी? केवल वही बात सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल है, जिसको आप प्रूफ कर सकते हो, और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सकता है। यानी केवल ऐसी ही बातों को हम लोग यहाँ पर तवज्जो देंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे जिन बातों के पीछे कोई तर्क होगा कि भाई हाँ यार ये हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ें कि आत्माएं हो रही है, भूत प्रेत आ रहे हैं, ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो रहा है, किसी के अंदर कोई चुड़ैल आत्मा पता नहीं क्या आ गई है। भारत में बहुत सारे अंधविश्वास चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ पर हम तभी विश्वास करेंगे जब आप फैक्ट बताओगे कि ऐसा होता है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए, आप बोलोगे कि यार इनविजिबल है, नहीं है, तो फिर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यूरोपियन लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक बोला। उन्होंने बोला कि आपके रीति रिवाज ही आपको असभ्य बनाते हैं, और इन्हीं रीति रिवाज को फॉलो करेंगे तो आगे नहीं जबकि पीछे जाओगे। भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भारत में उस समय हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। अब सती कौन होता है, सती का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत ही था। विधवा पुनर्विवाह होने नहीं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की शिक्षा पर रोक थी। तो हर चीज़ पर इन्होंने बैन लगा के रखा हुआ था। तुम्हारा समाज जो कुछ इस तरह था जिसकी कुछ कुरीतियाँ थी, ऊंची जात नीची जात, ये जो चल रहा था ये सब गलत था। अंग्रेज बोलते थे आपकी सभ्यता जो है ना वो काफ़ी गतिहीन है, वो ग्रो नहीं कर रही है, और इसलिए निंदा की। उन्होंने बोला कि अगर आपको गति चाहिए, आपको वाकई में बढ़ावा चाहिए, तो आपको अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपनाना पड़ेगा। ब्रिटिश शासकों की नीति धार्मिक मामलों तथा रीति रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम इनके धार्मिक और रीति रिवाजों में ज़्यादा दखल दें, तो कम से कम दखल देते थे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा ने लोगों में नई दुनिया की ललक और जिज्ञासा जागृत की। जब अंग्रेजों की पाश्चात्य शिक्षा की किताबों को भारतीय लोगों ने पढ़ा, तो भारतीय लोग पढ़ करके बड़े जो है आश्चर्यचकित हो गए कि दुनिया में ये सब भी चल रहा है, हम तो अंधकार में जी रहे थे। तो उन्हें भी एक ललक जागी कि जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यार दुनिया में ये चीज़ें ये भी समझना चाहिए। तो
तो वो भारतीयों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे थे। पढ़े लिखे भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध करने लगे और एकजुट होने लगे। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भारत में इकट्ठा हो रहे थे, अंग्रेजों का यही तो प्लान था कि इन्हीं के लोगों को इन्हीं से लड़वाओ ताकि ये लोग एक होकर के विद्रोह न कर दे। तो पढ़े लिखे भारतीय समाज की, पढ़े लिखे जो लोग थे वो भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए फिर एकजुट होना शुरू हो गए कि हम लोग एकजुट होकर विरोध करने लगे सब रीति रिवाजों का। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने ही विरोध किया था सती प्रथा का, दास प्रथा का, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में थे, अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करते थे, तो वो मॉडर्न थिंकर थे। नई सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले कई अंधविश्वासों व कुरीतियों को तोड़ दिया। तो ये जब नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा ना, बी प्रैक्टिकल, क्या इन चीज़ों में रखा है, बी प्रैक्टिकल, टेंशन ना ले, ये बिल्कुल स्ट्रांग रहो, ये सब जो विचारधारा है ना दोस्तों, ये पाश्चात्य जगत की नई सोच है। तो नई सोच की पीढ़ी को आजकल ज़्यादा चीज़ों को टेंस नहीं लेते, वो ज़्यादा चीज़ों को दिल पे लेता नहीं है, वो बिल्कुल लाइकली छोड़ देते उसको। ये नई विचारधारा है। तो नई सोच और विकास ज्ञान ने समाज में फैले कई अंधविश्वास और कुरीतियों को तोड़ दिया। तो धीरे धीरे कुरीतियाँ खत्म हुई तो हमारा समाज जो है वो सभ्य समाज धीरे धीरे होने लगा। 1835 ईस्वी में अंग्रेज जो है वो भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनाई गई। तो अंग्रेजी भाषा को भारत में जो सरकारी प्रशासन चल रहा था उसकी भाषा अंग्रेजी भाषा कर दी गई 1835 में। और शिक्षा के प्रसार के लिए 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। आज भी बहुत सारे जगह ऐसी भारत में जहाँ कुछ मोहल्ले हैं जिनके नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर, प्रशासकों के नाम पे, अंग्रेजी अधिकारियों के नाम पे, जैसे कि रॉबर्ट्सगंज, एलनगंज, जॉर्ज टाउन, ऐसे बहुत सारे उत्तरी भागों में इलाके हैं भारत में जिनके नाम जो है अंग्रेज व्यक्तियों के, सैनिकों की या अधिकारियों के नाम पर रखे गए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था शिक्षा एवं जन सुविधाएं, यानी अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के लिए क्या क्या किया, उससे संबंधित हमने काफ़ी तथ्य पढ़े हैं। अब आइए शब्दावली पर ध्यान दे देते हैं कि इस चैप्टर में एक शब्द दिया था नोबेल प्राइज को लेकर के। तो नोबेल पुरस्कार है क्या आखिर? नोबेल पुरस्कार दुनिया में विशेष ख्याति प्राप्त लोगों को दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में की जाती है। सर अल्फ्रेड नोबेल साहब जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों वैसे तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से और एक एक चीज़ पढ़े, लेकिन जल्द ही नोबेल प्राइज़ को लेकर के हम लोग बहुत अच्छा एक आपको शॉर्ट फॉर्म में एक मिनी जानकारी दे देंगे जिसमें आपको नोबेल से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोबेल प्राइज़ जो है ये 2 देश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक है स्वीडन और दूसरा है नॉर्वे। स्वीडन नाम का देश जो है ये 5 अलग अलग विषय पर नोबेल पुरस्कार बांटता है, जबकि केवल शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार, पीस के लिए जो मिलता है, वो नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की सरकार जो है वो देती है, यानी ओस्लो गवर्नमेंट देती है। ये ध्यान रखना आप। तो भारत में भी बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो टोटल 6 आजकल की कैटेगरी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार है जो विश्व के उच्च कोटि के साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, समाज सेवकों आदि को दिया जाता है। तो ये मैथमेटिक्स में नहीं मिलता, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में मिलता है। 3 तो यही हो गए। साहित्य में मिलता है, साहित्य के अलावा समाज सेवा और शांति के लिए मिलता है, और अर्थशास्त्र के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं 6 जो मेन सब्जेक्ट है इसको जरूर ध्यान रखना आप। और भारत में भी बहुत सारे लोग जिनके शायद आपने नाम सुने होंगे, जैसे हमने सीवी रमन का नाम सुना था, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया था। तो वहीं से ये नोबेल पुरस्कार का ये जो मेडल है उसका फोटो आपके सामने लगाया गया है। और स्वीडन जो है ये यूरोप का एक बहुत ही अच्छा देश है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है शिक्षा और जन सुविधाएं हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैग्नेट ब्रेन्स आपके इसी इंटरेस्ट को हमेशा बरकरार रखेगा। मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आप सभी लोगों के लिए 100% फ्री एजुकेशन, जो आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर ले सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस वहाँ पर फ्री अवेलेबल है। दोस्तों आप चाहे तो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स ऐप यानी MB ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपके गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम लाई है आपके लिए बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट। आपको बेहतर क्वालिटी कंटेंट के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिलेगा बुक्स और ई बुक्स। आप चाहे तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लिंक में आपको एक फॉर्म मिलेगा,
फॉर्म भरने के बाद ही आप अपनी सूचना उसमें जब जो है फिल करेंगे, वैसे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप तक हमारी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाली जो बुक्स अभी हमने लॉन्च की है वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाती है, जैसे CBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन से लेकर 12th तक की सारी कक्षाओं की यहाँ पर आपको पढ़ाई करवाई जाती है। CBSE हिंदी मीडियम में क्लास 7 से क्लास 12 तक की सारी प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसके अलावा NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।